देखिए, साल 2025 अब खत्म होने वाला है, लेकिन 2025 में ऐसी कई जियोपॉलिटिकल इवेंट हुई हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करने वाली हैं। और इस वीडियो में मैं वैसे ही टॉप 3 जियोपॉलिटिकल इवेंट को कवर करने वाला हूं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स इवेंट को इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया है, मेरे से वो छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको 2026 में जियोपॉलिटिक्स से अपडेटेड रहना है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। तो आज इस वीडियो का पहला जियोपॉलिटिक्स इवेंट जो मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करने वाला है, इसका इफेक्ट आपको 2026 के जनवरी में ही देखने को मिल जाएगा। वो है ट्रम्प का गाजा पीस प्लान और गाजा पीस प्लान के अंदर गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स। देखिए, हम सबको पता है 2023 से ही इजराइल और हमास आपस में लड़ रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस अक्टूबर दोनों के बीच में एक डील करवा दिया है, जिसका नाम है गाजा पीस डील। और ट्रंप ने दोनों के बीच में ये सीज फायर करवाया है गाजा पीस प्लान लाकर। लेकिन ट्रंप के गाजा पीस प्लान का जो मेन गोल है, जो लास्ट गोल है, वो है हमास को डिसआर्म करना। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रंप, मिडिल ईस्ट में और इजराइल और हमास के बीच में और गाजा के बीच में तभी शांति बन सकती है जब हमास पूरी तरह से डिसआर्म हो जाए, वो अपने हथियार टाल दे। और ट्रम्प के गाजा पीस प्लान के अनुसार जो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगा, उसमें जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वर्ल्ड की, वो उनके सोल्जर्स शामिल होंगे। वो गाजा में जाएंगे और हमास से लड़ेंगे और हमास को हराएंगे। लेकिन ट्रम्प के लिए जितना आसान है गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाना, उतना ही मुश्किल है पाकिस्तान के आसिम मुनीर के लिए अपने लोगों को मनाना कि पाकिस्तान के सोल्जर्स को वो गाजा क्यों भेज रहे हैं। देखिए, ये बात हम सबको पता है कि पाकिस्तान पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ इकलौता कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, और इस जिसकी मिलिट्री भी इतनी बड़ी है और जिसको वॉर का भी अनुभव है। और ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन चाहते हैं गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में। लेकिन आसिम मुनीर के लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जिसमें आए दिन इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, गाजा के सपोर्ट में प्रोटेस्ट होते हैं, हमास के सपोर्ट में प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन यूएसए के खिलाफ भी पाकिस्तान में प्रोटेस्ट होते हैं। और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 98% टू 100% जो पॉपुलेशन है, वो जो हमास है उसके प्रति सिंपैथी रखता है। और भले ही आज आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस बन गए हों, फील्ड मार्शल बन गए हों, लेकिन पाकिस्तान जैसा कंट्री अभी भी जो रन करता है वो इस्लामिक लॉज पे रन करता है। अगर पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर अब तानाशाही कर रहा है, वो ऐसे कदम उठा रहा है जिसलिए जो इस्लाम के लिए लड़ रहा है उसको खतरा है, तो वो आसिम मुनीर के खिलाफ ही बड़े टाइम पे प्रोटेस्ट कर देंगे, पूरे पाकिस्तान की सड़कों को जाम कर देंगे। और ऐसा बिल्कुल हो सकता है जैसे ही अगर इन लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान के सोल्जर्स गाजा में जाने वाले हैं हमास से लड़ने के लिए, तो इसके बिल्कुल चांसेस हैं कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई भी प्रोटेस्ट करे। ऊपर से जो वहाँ के मौलाना है जितने मस्जिदों को, वो प्रोटेस्ट करने लगे आसिम मुनीर के खिलाफ। तो आसिम मुनीर के लिए आसान नहीं होने वाला है अपने लोगों को ये बताना। और ये भी जरूरी है कि आसिम मुनीर अपने लोगों को ये बात किस तरीके से बताते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि जो मैं पाकिस्तान के सोल्जर्स को गाजा भेज रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा है, वो इस्लाम के भलाई के लिए ही है। और अभी के टाइम पे बेंजामिन नेतन्याहू यूएसए पहुंचे हुए हैं ट्रम्प से इसी बात पे डिस्कस करने के लिए, गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स पे। और आने वाले आपको 2026 के पहले वीक में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आपको ट्रम्प से मिलते हुए दिखेंगे इस बात को डिस्कस करने के लिए। हालांकि पिछले वीक्स में ये बातें उठी थी कि ट्रम्प का कहना है मैं पूरे पाकिस्तानी सोल्जर्स को $100 एक मंथ में दूंगा गाजा में रहने के लिए। लेकिन आसिम मुनीर ये डिमांड कर रहे हैं कि मुझे $1000 चाहिए पर पाकिस्तानी सोल्जर्स पर मंथ। और अगर पाकिस्तान मान जाता है पाकिस्तान के सोल्जर्स को गाजा में भेजने के लिए, तो ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब किसी और देश के सोल्जर किसी और देश के टेररिस्ट ग्रुप से लड़ने जा रहे हों, किसी और देश के फ्लैग के अंदर। जी हाँ, जो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स है वो पूरी तरह से यूएसए के जो कमांड रहेंगे उसको सुनेगी, वो पाकिस्तान के कमांड को नहीं सुनने वाली है। और ये हिस्ट्री में पहली बार होगा जब एक पीस फोर्स किसी और देश के फ्लैग के अंदर जाएगी। क्योंकि पहले जो पीस फोर्स होती थी वो होती थी यूएन की, वो यूएन के फ्लैग के अंडर काम करती थी। लेकिन अगर ये गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स बनता है तो वो यूएसए के फ्लैग के अंदर काम करेगी, जिसमें यूएसए का एक भी सोल्जर नहीं होगा। और मेरे हिसाब से 2026 के पहले और दूसरे मंथ में ही आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंट्री का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में। और इस वीडियो का दूसरा जियोपॉलिटिक इवेंट है ट्रम्प का ट्रेड को वेपनाइज करना। जी हाँ, ट्रम्प ने अपने सेकेंड टर्म में ट्रेड को पूरी तरह से वेपनाइज कर दिया है। उसके पीछे रीजन भी है। ट्रम्प जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने अमेरिका के पब्लिक से वादा किया था कि मैं आपका जो टैक्स है वो पूरी तरह से कट कर दूंगा, आपको टैक्स के नाम पे बिल्कुल थोड़ा सा ही पैसा देना होगा।
और इसी वजह से ट्रंप ने जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत जाते हैं, उसके बाद ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया, जिसके बाद उन्होंने बाहर के देशों पे टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। जो देश अमेरिका में कुछ भी अपना सामान भेज रहे थे, उन पे ट्रंप टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे थे। उन्होंने बिल्कुल ट्रेड को वेपनाइज ही कर दिया। और ट्रंप के अचानक से ये ट्रेड को वेपनाइज करने के चक्कर में ट्रंप ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज को भी छोड़ दिया। अब बहुत कम कंट्रीज बची हैं जो कि यूएसए पे लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा करने वाली हैं, जैसे कि जापान। हम सबको पता है जापान यूएसए पे आंख बंद करके भरोसा करता था। तभी तो जापान ने अपना डिफेंस भी यूएसए को दे कर रखा था कि तुम मेरी डिफेंस करोगे, हमारी आर्मी नहीं रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पे भी 25% का टैरिफ लगा दिया, उसके स्टील पे 10% का टैरिफ लगा दिया जापान के एल्यूमिनियम पे, और जापान को और धमकाया भी कि मैं तुम्हारा जो कार्स का है बिजनेस, जो तुम कार एक्सपोर्ट करते हो यूएसए में, उस पे 25% का टैरिफ लगा दूंगा। और ये सब जब सोचकर जापान की गवर्नमेंट यूएसए के ट्रंप के साथ मीटिंग करने गई, तो ट्रंप ने जापान से $550 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए कहा यूएसए में, जिसके प्रॉफिट को ट्रंप ही रखेगा, मतलब कि यूएसए ही रखने वाला है। और ये इन्वेस्टमेंट से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगे, अमेरिका में जॉब क्रिएट होगा। लेकिन जो जापान को सबसे ज़्यादा दुख दिया है वो है उसका डिफेंस। जापान अपना पूरा डिफेंस यूएसए को देके रखा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि जापान अपनी जीडीपी का 5% कंट्रीब्यूट करे अपने डिफेंस के लिए, क्योंकि जापान पहले से अपनी जीडीपी का बस 1% ही कंट्रीब्यूट करता था जापान के डिफेंस के लिए। लेकिन ट्रंप चाहते हैं अब जापान 5% कंट्रीब्यूट करे। और अचानक से यूएसए का ऐसा बदलाव देखकर ना सिर्फ जापान बल्कि भारत भी अब चिंतित है। और ट्रंप ने ना सिर्फ जापान पे टैरिफ नहीं लगाए हैं, ट्रंप ने भारत पे भी टैरिफ लगाए हैं, थोड़े टैरिफ पाकिस्तान पे भी लगाए हैं। वर्ल्ड की लगभग जितनी भी कंट्रीज हैं जो कि एक मेजर पार्ट एक्सपोर्ट करती थी यूएसए में, उन सब पे ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। लेकिन ट्रंप ने उन देशों को टैरिफ को माफ कर दिया है या फिर उनके टैरिफ को कम कर दिया है जो कि ट्रंप की बात मान रही थी। जैसे कि पाकिस्तान, ट्रंप ने पाकिस्तान का टैरिफ कम कर दिया, क्योंकि ट्रंप ने जैसे ही बोला कि पाकिस्तान और इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट ट्रंप ने रुकवाया है, पाकिस्तान ने तुरंत ने हाँ में हाँ मिला दिया। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साफ साफ बोला, जब पाकिस्तान ने कॉल किया कि हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, अब आप ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दीजिए, उस वजह से हमने ऑपरेशन सिंदूर को रोका है। इसमें तीसरा देश कहीं भी शामिल नहीं था। और आने वाले टाइम में अब वर्ल्ड की काफी कम कंट्रीज बची हैं जो कि यूएसए पे आंख बंद के भग करके भरोसा करेंगी। लेकिन इसराइल जैसी कंट्री तो अभी भी यूएसए पे आंख बंद करके भरोसा कर सकती है, क्योंकि ट्रंप अभी भी इसराइल का सबसे बड़ा फ्रेंड बताते हैं खुद को। लेकिन जो बाकी कंट्रीज हैं, जैसे कि भारत, जो कि चाइना का राइवल था एशिया में, ट्रंप ने उसे खो दिया। जो कि जापान था, ट्रंप ने उसे भी खो दिया। जापान के कॉमन पीपल भी आज तक यूएसए पे भरोसा नहीं करने वाले हैं आगे। और इस वीडियो का जो तीसरा जियो पॉलिटिक्स इवेंट है जो कि मेजर चेंजेस लाएगा आगे वर्ल्ड में, वो है यूएसए का ईरान को बॉम्ब करना। जी हाँ, यूएसए ने अपने B2 बॉम्बर का इस्तेमाल करके ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा दिया है, जहां पे ईरान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि फोक्दो रीजन हो, नातांज रीजन हो, इस्फान रीजन हो, इन तीनों जगहों पे यूएसए ने B2 बॉम्बर से अटैक किया और पूरी तरह से इन जगह को बर्बाद कर दिया। हालांकि कहा जा रहा है कि इन अटैक्स में ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता 2025 में, अगर ईरान अनाउंस कर देता कि हमने अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया है, ईरान अब न्यूक्लियर पावर कंट्री बन चुका है, तो ये अटैक ईरान पे नहीं होने वाला था। और जो इजराइल अटैक करता था हमास पे या फिर बगल की कंट्रीज लेबनान पे, वो भी इजराइल रोक देता, क्योंकि ईरान का एक न्यूक्लियर बॉम्ब पूरे इजराइल को खत्म कर देता। और इसी वजह से इजराइल चाहता है कि ईरान अपना कभी न्यूक्लियर फैसिलिटी नहीं बना पाए, ईरान कभी न्यूक्लियर पावर नहीं बन पाए। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर इजराइल को पावरफुल रहना है लंबे समय तक, तो उसे अकेला कंट्री रहना पड़ेगा जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब हो। कल को अगर मिडिल ईस्ट की किसी और कंट्रीज, खासकर ईरान जैसी कंट्रीज जो कि इजराइल के हमेशा अपोजिट में रहती है, उसके पास अगर न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता है, तो इजराइल अपने आसपास के देशों पे, जो कि छोटे मोटे देश हैं, उन पे हमला करना बंद कर देगा। और इजराइल को भी ये खतरा रहेगा कि ईरान कहीं हम पे न्यूक्लियर अटैक ना कर दे। और मेरे हिसाब से ये तीनों जियोपॉलिटिक्स इवेंट आपको अगले 3-4 सालों तक अफेक्ट करने वाली हैं, इवन पूरे वर्ल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करने वाली हैं। लेकिन आपके हिसाब से अगर कोई लगता है कि मुझसे कोई जियोपॉलिटिक्स इवेंट छूट गया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।